नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों नमस्कार। आज की जो चर्चा होगी हमारी वो होगी, आज बहुत महत्वपूर्ण विषयों को हमारी चर्चा में समेटा जाएगा, जो कि आज जो हम एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ करने वाले हैं। एक रिकॉर्डेड लेक्चर आज का ही होने वाला है, जिसमें हम काव्यखंड को पूरा करेंगे, जिसमें चर्चा के विषय रहेंगे। सबसे पहले आरोह भाग 2 जो है उसका पद्यखंड लिया जाएगा। उसके बाद आरोह भाग 2 के पद्यखंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उसमें रहेंगे, पद्यखंड के कवियों के बारे में भी रहेगा, और पद्यखंड साहित्य का इतिहास अगर हमें समय रहा तो इसको भी आज समेटने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कविता जो है वो है आत्मपरिचय। आत्मपरिचय पहली कविता है आपकी, ठीक है, जिसमें क्या बताया गया है। इसके कवि कौन है? सबसे पहले हम सब जानते हैं कि कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी। कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी। हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ रचनाएं कौन कौन सी हैं इंपोर्टेंट? मधुशाला, मधुबाला, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, है ना। ऐसे तो बहुत है, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत गीत, आकुल, अंतर मिलन, यामिनी, शातरंगड़ी, आरती रंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियां, है ना, क्या भूलूं क्या याद रखूं, नीड़ का निर्माण तक, 10 द्वार से सोपान तक, है ना। एक लेकिन अभी अपन को काम की याद रखो 2-3, ठीक है। मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश। अब महत्वपूर्ण बिंदु समझते हैं। आत्मपरिचय कविता में क्या बताने की कोशिश करते हैं? हरिवंश राय बच्चन जी ने आत्मपरिचय कविता में अपना परिचय दिया है। अपना परिचय, अपना परिचय, अपना परिचय दिया है कि मैं कौन हूं, मैं क्या करता हूं, और अपनी जो उदासी है, अपनी उदासी है जीवन की, उसको चित्रित किया है, उसको चित्रित किया है। प्रथम पंक्तियों में ही कहते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। यानी कि जीवन कैसा लगने लगा है? उबाऊ लगने लगा है, जीवन में अब रुचि नहीं आ रही है, और इस दुनिया में उन्हें प्रेम की कमी नजर आती है। किसकी कमी नजर आती है? हर जगह प्रेम की कमी नजर आती है, और उनकी प्रेमिका जो है वो इस दुनिया में नहीं है। बार बार उनकी याद करते रहते हैं, बार बार अपनी प्रेमिका की याद करते रहते हैं, उनकी याद को एक नशा बताते हैं। और वो नशा कैसा? कहते हैं कि मैं स्नेह रूपी नशा करता हूँ, स्नेह रूपी नशा करता हूँ, स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। और कहते हैं कि मैं अपने सपनों का संसार लिए रहता हूँ, सपनों का संसार में जीते रहते हैं, ठीक है ना। और एक दो चीजें और, वो कहते हैं कि मैं यौवन का उन्माद, यौवन का उन्माद, यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, यौवन का उन्माद, और उन उन्मादों में अवसाद, यानी कि जवानी का पागलपन तो है उनके अंदर, जवानी का पागलपन जो सबके अंदर होता है वो तो है, लेकिन उनमें अवसाद है, यानी कि वो डिप्रेशन से घिरे हुए हैं, चिंताओं से घिरे हुए हैं। क्योंकि वह पागलपन किसके लिए? आखिर उनकी प्रेमिका तो इस दुनिया में नहीं है। अंत में कहते हैं कि कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, वो मैं बाद में बता दूंगा। एक लाइन है आती है, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग इस दुनिया पर जोड़ा करता वैभव, जिस पृथ्वी को मैं प्रतिपग से ठुकराता। इसमें मैं और जग और बार बार और आ रहा है, तो इसमें ठीक है ना। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक तो नहीं होगा, बार बार ऐसे करके आवृत्ति होती है, तो कौन सा अलंकार होता है? आई थिंक यमक तो नहीं होता, यमक कनक कनक तो सो, हाँ यमक अलंकार हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये कर लेंगे अपन। और इसके बाद में निज रोदन में राग, निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, ठीक है ना। तो शीतल वाणी में आग, एक और लाइन याद कर लोगे अच्छे से कि शीतल वाणी में आग की बात करते हैं, शीतल वाणी में आग लिए फिरते हैं। ये सॉरी, ये अनुप्रास अलंकार था, यहाँ यमक नहीं था, माफ करें, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अब देखो, अब है अगला पार्ट है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसको एक गीत है, मतलब जो कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है करके है गीत। तो ये किससे लिया गया है? ये लिया गया है निशा निमंत्रण से। किससे लिया गया है? निशा निमंत्रण से। ये लिया गया है किससे? निशा निमंत्रण से। ये किससे लिया गया है? निशा निमंत्रण से। देखो अलंकारों में क्या होता है, कई बार मतलब इसको अगर यमक भी लिख दोगे तो भी सही हो जाएगा, अनुप्रास भी लिख दोगे तो भी सही हो जाएगा, लेकिन अनुप्रास जो है वो ज्यादा सही है एज कंपेयर टू यमक, ठीक है ना। तो ये थोड़े से मतलब मिलते जुलते अलंकार हैं दोनों ही। यमक लिख दोगे तो भी सही हो जाएगा, जैसे यमक का एक उदाहरण है ना, कनक कनकते सौगुनी मादकता दिखाया खाएं वो रात नरवा पायन हो रहा है। तो उसमें क्या होता है, दो कनक अलग अलग हैं,
तो इसमें भी देखा जाए तो दो और बाद में अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन अनुप्रास ज्यादा बेस्ट है, मतलब उसको पॉइंट ऑफ व्यू से मैटर करता है कौन कैसे देखता है उसको, ठीक है ना। लेकिन परीक्षा के तौर पे अगर आता है तो अनुप्रास बेस्ट है, ठीक है ना। दिन का पंथी किसे कहा गया है? सूर्य को कहा गया है। दिन का पंथी किसे कहा गया है? सूर्य को। नीड़ों से कौन झांक रहे होंगे? चिड़िया के बच्चे, चिड़िया के बच्चे। यहाँ देखो, यहाँ हम व्याख्या नहीं करा रहे, व्याख्या वो अलग मैटर हो जाता है, उसकी एक अलग क्लास लगा देंगे मैराथनी व्याख्या की, ठीक है ना। यहाँ सिर्फ हम टू द पॉइंट, एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसी चैप्टर से आ सकता है तो क्या आ सकता है, ठीक है ना भाई। मतलब आप एक तरह से रिवीजन कर सकते हैं मेरे साथ में। अब इसकी व्याख्या भी बताते हैं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। तो इसमें संदर्भ लिखोगे, फिर इसमें प्रसंग लिखोगे और फिर इसमें व्याख्या लिखोगे। तो संदर्भ में क्या लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के पाठ किससे लिया गया है? दिन जल्दी जल्दी ढलता से लिया गया है, सॉरी आत्मपरिचय से लिया गया है, जिसके कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी हैं। प्रसंग में क्या लिखोगे? कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है जहां पर दाना। फिर लिखते हैं कि फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। यानी कि क्या करें, मतलब ओवरऑल क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? कर यत्न मिटे सब, क्या संसार का सत्य किसी ने जान पाया है? संसार का सत्य यह है कि यहाँ पे जहां नादान है वहां ज्ञानी भी रहते हैं। संसार का सत्य जो है वो तो एकात्म है, मतलब कह सकते हैं कि एक रूपता से एकांत में रहने में है। तो यानी संसार के सत्य के बारे में बात की जा रही है। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि हरिवंश राय बच्चन जी, प्रस्तुत पद्यांश में कवि हरिवंश राय बच्चन जी संसार के सत्य के बारे में बता रहे हैं। अब व्याख्या करोगे कि तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि हरिवंश राय बच्चन जी संसार के सत्य के बारे में बताते हुए कहते हैं कि करे कई सारे लोग प्रयत्न कर करके मिट गए, कई सारे लोग कई तरह की साधनाएं कर करके मिट गए, लेकिन क्या किसी ने संसार का सत्य वास्तव में जान पाया? नहीं जान पाया। इस संसार में जहां पर बहुत से दाना यानी कि ज्ञानी लोग रहते हैं, वहीं कई नादान लोग भी रहते हैं, मूर्ख लोग भी रहते हैं, अज्ञानी लोग भी रहते हैं। फिर मूढ़ न क्या जग, मूढ़ का अर्थ है मूर्ख। फिर क्या ये संसार मूर्ख नहीं है जो इससे भी सीख रहा है? मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, मैंने तो वास्तव में संसार से जो सीख लिया है मैं तो उसको भूलना चाहता हूँ, क्योंकि इस संसार में प्रेम की कमी है, और जिस संसार में प्रेम की कमी है वो संसार कहीं भी से पूर्ण नहीं और ना ही उसमें ज्ञान है। यानी कि प्रेम को ही ज्ञान में रूपांतरित करते हुए दिखा रहे हैं, प्रेम को ज्ञान का एक रूप दिखा रहे हैं। प्रेम और ज्ञान का रूप अक्सर व्यक्ति जब दार्शनिक स्वभाव का हो जाता है तो उससे प्रेम और ज्ञान में मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखाई देता है। कई सारे लोग, ठीक है ना। तो अब इस पे ज्यादा नहीं चलते, सीधे पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब टू द पॉइंट चलना है अपन को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो दुनिया, अगला अध्याय है पतंग। पतंग के बारे में कुछ फैक्ट देखो, ये किससे लिया गया है? सबसे पहले तो पतंग किससे लिया गया है? एकमात्र संग्रह है, आलोक धनवा का एकमात्र संग्रह है, उसी का हिस्सा है पतंग। आलोक धनवा का एकमात्र संग्रह है, उसी का पतंग हिस्सा है, ठीक है। एक सेकंड, मतलब लाइटिंग देख लें इसकी। तो यार ये तो बहुत बेकार लाइट हो गई, इसमें तो आती नहीं है। एक सेकंड दोस्त हैं, लाइट का तो बहुत समस्या आ गई यार यहाँ पे। ठीक है चलो, खैर अपना काम चल जाएगा, इतनी तो आ रही है। तो हाँ, तो क्या है कि एकमात्र संग्रह का हिस्सा। अब देखो दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज क्या है? पतंग है। दुनिया का सबसे पतला कागज क्या है? पतंग है। बांस की सबसे पतली कमानी, ये सब चीजें पतंग को कहा गया है। बांस की सबसे पतली कमानी कहा गया है। साइकिल कैसी है? चमकीली साइकिल बजाते हुए बच्चे आते हैं, चमकीले इशारों से आते हैं बच्चे। सवेरा कैसा दिख रहा है? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद क्या पार करके आया है? पुलों को पार करते हुए आया। शरद एक ऋतु है, शरद एक क्या है? ऋतु है। जो शरद होती है ना, सर्दी वाली ऋतु, उसके बारे में कहा गया है कि यह सर्दी की ऋतु जो है पुलों को पार करते हुए आई है। किसको पार करते हुए आई है? पुलों को पार करते हुए। शरद आया पुलों को पार करते हुए। देखो शायद अगर थोड़ी बहुत काम कर जाए। पुलों को पार करते हुए। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने की बात की जा रही है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या अभिप्राय है? इसको याद कर लेना कहीं से। अगला पाठ है बात सीधी थी पर कविता के बहाने। दोनों ही है। बात की चूड़ी मर जाना, इसका मतलब समझेंगे पहले तो। बात की चूड़ी मर जाना का मतलब होता है बात का प्रभावहीन हो जाना। बात का प्रभावहीन हो जाना, प्रभावहीन हो जाना। बात का बन जाना, इसका अर्थ होता है कथ्य और भाषा का सामंजस्य बैठ जाना। इसका मतलब क्या होता है? कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना। कथ्य और भाषा का, याद कर लेना इनको, ठीक है ना। सही सामंजस्य बनना, सही सामंजस्य बनना। अगला प्रश्न है
कि क्या तुमने भाषा को डॉट से बरतना नहीं सीखा, तो इसमें क्या भरा जाएगा, सहूलियत से। किससे, सहूलियत से बरतना नहीं सीखा। ठीक है, बात किसके चक्कर में फंस गई, भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। बात और भी कैसी होती चली गई, पेचीदा होती चली गई। किसकी शाबाशी और वाहवाही सुनाई दे रही थी लेखक को, तमाशबीनों की। किसकी, तमाशबीनों की, तमाशबीनों की। इसको याद कर लेना। जोर जबरदस्ती बात की क्या मर गई, चूड़ी मर गई। चूड़ी मर गई ऐसे लिखते हैं, चूड़ी मर गई, बात की चूड़ी मर गई। ठीक है, कई सारे लोग जो हरामी मानसिकता के हैं वो अलग अलग तरह की बातों से रिलेट करके भी याद कर सकते हैं। ठीक है, जोर जबरदस्ती बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। इसकी व्याख्या तो सबसे पहले संदर्भ, फिर प्रसंग, यहाँ करके नहीं दिखा रहे, बस हम बता रहे हैं व्याख्या तो, है ना। संदर्भ में क्या लिखोगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के पाठ किससे लिया गया है, आरोह भाग 2 के पाठ बात सीधी थी पर से लिया गया। अब पाठ का नाम लिखते हो तो ऐसे करके इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होता है, बात सीधी थी पर, फिर इन्वर्टेड बंद कर दो, से लिया गया है। ऐसे ही लेखक का नाम लिखोगे तो भी इन्वर्टेड लगाओगे। जिसके कवि कौन है, जिसके कवि कौन है, कुंवर नारायण जी हैं। ठीक है ना। अब देखो प्रसंग, जोर जबरदस्ती बात की चूड़ी मर गई और भाषा में बेकार घूमने लगी, यानी कि बात साफ दिख रहा है ना, बात के प्रभावहीन हो जाने की बात की जा रही है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कुंवर नारायण जी बात के प्रभावहीन हो जाने की स्थिति को स्पष्ट कर रहे हैं। कितना सही हो गया। व्याख्या में लिखोगे अब एक एक शब्द का अर्थ लिखते हुए। जोर जब प्रस्तुत पद्यांश में कवि कुंवर नारायण जी लिखते हैं कि जोर जबरदस्ती यानी कि बात का अर्थ जबरदस्ती निकालने के चक्कर में, है ना, बात को और भी मतलब क्लिष्ट बना दिया, बात को और भी कठिन बना दिया और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। अर्थात बात जो है व्याकरणिक नियमों में घूमने लगी, यानी कि वो बात जो है अब समझ में नहीं आ रही, यानी कि बात की कथ्य और भाषा में सामंजस्य अब नहीं बैठ पा रहा है और बात समझ में आ ही नहीं रही है, इसलिए वह बात बेकार हो गई और बात बिल्कुल प्रभावहीन हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखोगे, अगर विशेष भी एक लिखते हैं हेडिंग, विशेष में क्या लिख सकते हो, जोर जबरदस्ती चूड़ी मर गई। यहाँ तुम्हें दिख रहा है कोई भी तत्सम शब्द दिख रहा है, नहीं, जबरदस्ती ये भी तद्भव शब्द है, तो यहाँ तद्भव शब्दों की प्रधानता लिख दोगे। तत्सम है वहां तत्सम शब्दों की प्रधानता। भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, ठीक है ना। और चूड़ी मर जाना, बात की चूड़ी मर जाना का अर्थ है बात का प्रभावहीन हो जाना, ये भी लिख दोगे। उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध है, एक और समझ लो। कविता के बहाने, कविता एक उड़ान है, किसके बहाने, चिड़िया के बहाने। कविता एक खिलना है, किसके बहाने, फूल के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, चिड़िया क्या जाने, ये लोग नहीं जानते, ठीक है ना। फिर अगला है कि कविता एक खेल है, किसके बहाने, बच्चों के बहाने। बच्चों के बहाने, बाहर भीतर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने, मतलब कि इन दोनों की तरह उड़ान और खिलना तो है, लेकिन ये लोग समझ नहीं सकते कविता की उड़ान को, कविता के खिलने को, क्योंकि चिड़िया की उड़ान असीमित है, फूल का खिलना असीमित है, लेकिन कविता की उड़ान, कविता का खिलना, कविता की महक ये सब असीमित वातावरण में फैले हुए हैं। लेकिन खेल जो है बच्चों की तरह, कविता भी खेल है शब्दों का। किसका खेल है, शब्दों का, शब्दों का खेल है। लेकिन जैसे बच्चे सभी घरों को एक करने का काम करते हैं, किसी से भी द्वेष किए बिना खेलते हैं, बैर किए बिना खेलते हैं, इसी प्रकार कविता भी किस लोगों में एकता का संचार करती है। ठीक है, तो ये याद कर लेना, और ये सब घर एक कर देने के माने क्या है याद कर लेना। अध्याय 4 है कैमरे में बंद अपाहिज। ये किससे लिया गया है, लोग भूल गए हैं। किससे लिया गया है, लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं। ट्रिक याद रखना कि कैमरा से वीडियो बना रहे थे लोग, लेकिन एक अपाहिज भी था साथ में, तो सब लोग तो भाग गए बाद में और अपाहिज को भूल गए। ठीक है, हम का अर्थ है दूरदर्शन। हम का अर्थ क्या है, दूरदर्शन। दूरदर्शन क्या करते हैं, ये किसके चक्कर में, ये अपनी टीआरपी के लिए, टीआरपी के लिए या कहें प्रसिद्धि के लिए, प्रसिद्धि के लिए अप्रासंगिक कार्यक्रम चलाते हैं। अप्रासंगिक कार्यक्रम चलाते हैं यानी कि किसी को भी मतलब एक तरह से दर्द देने के लिए कुछ भी दिखाने लगते हैं। भाव क्या है ये समझो, ये समझो, भाव समझते हैं इस कविता का। दूरदर्शन वालों को कहा है कि हम समर्थ शक्तिवान, हम कैसे हैं, समर्थ हैं, शक्तिवान हैं, यानी कि जो दूरदर्शन वाले हैं, जो कैमरा लिए बैठे हैं, जो टीवी एंकर, वो बहुत शक्तिवान हैं, वो किसी को भी चाहेंगे कुछ भी बुलवाएंगे जो मन आएगा, ठीक है ना।
कैमरे में एक अपाहिज को लाया जाता है, कैमरे में एक किसको लाया जाता है, अपाहिज को, एक अपाहिज को लाया जाता है। देखो अभी हम क्या करेंगे, जो इस इतने इतने भाग में जहां हमारा वीडियो आ रहा होगा ना, तो इसके लिए हम अभी एक काम करेंगे, अभी थोड़ी देर में वीडियो हटा देंगे अपना। तो जब हम वीडियो हटाएंगे तो आप लोग क्या करोगे, फिर हम पूरा दिखा देंगे, तो एक एक करके स्क्रीनशॉट लेते जाना, ठीक है ना। तो अब क्या है, अब इसका अभी सॉल्यूशन मिल नहीं पा रहा ना, तो उसको क्या करते हैं, उससे बेहुदा से प्रश्न पूछते हैं, बेहुदा से प्रश्न पूछते हैं। क्या आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, यानी कि उसको रुलाने की कोशिश की जाती है, उसको रुलाने की कोशिश की जाती है। यानी कि उस अपाहिज को और प्लस में जो दर्शक देख रहे हैं उनको, इन दोनों को भावुक करने का प्रयास किया जाता है, दोनों को भावुक करने का प्रयास टेलीविजन द्वारा किया जाता है। लेकिन वे ऐसा कर नहीं पाते, वह अपाहिज आदमी जो है बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है, इसलिए वह रोता नहीं है, ठीक है ना। पर्दे पर किसकी कीमत है, वक्त की कीमत है, इसको याद कर लेना, इसको 100% भाई, ये 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गैस पेपर में नहीं भी लिख पाया हो धोखे से, तो फिर यहाँ पे कंसीडर कर लेना उसको। अध्याय 5 है उषा। प्रातःकालीन आकाश कैसा लग रहा है, शंख जैसा, और कैसा लग रहा है, नीला। प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, है ना। ये किसने लिखा है, आपके शमशेर बहादुर सिंह जी ने। प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। क्या गीला पड़ा है, राख से लीपा हुआ चौका, राख से लीपा हुआ चौका। सुबह सुबह मतलब एकदम लालिमा छाई हुई है, सूरज का बहुत अच्छा प्रकोप है, अच्छा सूरज निकल रहा है लाल लाल, और आकाश जो है नीला सा दिख रहा है, ठीक है ना, और अभी सूरज निकल रहा है हल्का हल्का, लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। समझ सकते हो, थोड़ी थोड़ी ओस बूंदाबांदी वाला माहौल होता है। तो अब कहते हैं राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, और कैसे, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। सूरज एकदम बिल्कुल हल्के हल्के केसर रूपी रंग में निकलता है। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, जब किसी स्लेट पर अपन लाल लाल चौक मल दो तो जैसा लगता है वैसा ही ऐसे लग रहा है, आसमान में सूरज वैसा ही लग रहा है जैसे कि किसी ने लाल लाल चौक मल दी हो, यानी सूरज अभी निकलता जा रहा है। नील जल में या किसी की गौर, अरे शांत रहो, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और यानी कि ऐसा लगता है जैसे सूरज आकाश में इस तरह हिलसा रहा है, मतलब निकल रहा है, अभी शुरुआत हो रही है सूरज की। उगता हुआ सूरज इतना सुंदर लग रहा है मानो नीले नीले जल में किसी की सुंदर देह हिल रही हो, यानी कि सूरज अपनी कांति के साथ अब लाल से चमकीला सा होने लगा है, जैसे कोई सुंदरी जो हो और नीले नीले जल में नहा रही हो, तो उसकी गौर यानी श्वेत, गौर यानी श्वेत नहीं, गौर यानी कि एकदम गोरी सी उसकी देह जो है सुंदर सी हिल रही हो, ऐसा ही सुंदर आकाश में सूरज दिखाई पड़ रहा है। और ये उषा का जादू है। उषा क्या है, प्रातःकालीन, जो प्रातःकाल का समय होता है ना, 4 साढ़े 4 का समय, इसे उषा कहते हैं, यानी सूर्योदय से थोड़े पहले का समय। ये जब जादू है उषा का, ये जादू जैसे जैसे टूटता है तो सूर्योदय हो जाता है, यानी कि सूर्य उग जाता है। अगला पाठ है बादल राग। बादलों को क्रांति की घोषणा बताया गया है। विप्लव के बादल, विप्लव को बाढ़ कहा गया है, बाढ़, विप्लव का अर्थ बाढ़ भी है, क्रांति भी है। बादलों को गरीबों के मसीहा कहा गया है। कहा है कि जो अमीर हैं वे क्रांति दूत बादलों से डरते हैं, वे अपनी प्रेमिका के अंगों से लिपटे हैं। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, अंग, ठीक है ना, सदा पंख पर ही होता है जल विप्लव प्लावन। फिर अभी लिखा है बीच में कि अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं, धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं, जीड़ बाहु है सीड शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, ए जीवन के पारावार। यानी कि व्यक्ति जो गरीब हैं वो पारावार यानी कि बादलों को बुला रहे हैं। एक सेकंड, है ना, वे क्या कर रहे हैं, बादलों को बुला रहे हैं और बेचारों के पास हाड़ मात्र रह गए हैं,
यानी कि उन्हें नष्ट कर दिया अमीरों ने चूस चूस कर, मतलब कि उनको उनका धन संपत्ति ले लेकर। कमल की तरह गरीब को कौन है, कमल की तरह है, क्षुद्र प्रफुल्ल जलस्य सदा छलकता नीर, यानी कि उन्हें कभी डर नहीं लगता कितनी भी क्रांति हो जाए, क्योंकि छोटे जो कमल होते हैं ना उनसे हमेशा नीर यानी पानी झलकता रहता है, यानी भी हमेशा खुश रहते हैं। छोटे बच्चे जो हैं रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर, रोग हो शोक हो बीमार हो तो भी हंसते रहते हैं छोटे बच्चे। इसी प्रकार अगर कभी क्रांति होगी, अगर कभी लाठियां चलेंगी, अगर कभी गोली बरसेंगी तो अमीरों को परेशानी होगी। अमीरों के घरों से जो खजाने उन्होंने काले बना करके रखे हैं वे क्या किए जाएंगे, वे उनके घरों से बरामद होंगे, लेकिन गरीबों को तो फायदा ही होगा। यानी जब जब क्रांति होगी, क्रांति आप जानते होंगे, जब जब क्रांति होगी तो गरीबों को तो उससे फायदा होगा, गरीबों को तो सताया जा रहा है वो कम हो जाएगा, लेकिन अमीरों को उससे नुकसान होगा। गरीब तो कमल की तरह छोटे बच्चों की तरह क्रांति से हमेशा खुश होंगे। जैसे कभी आंधी आए तो छोटे छोटे पौधे जो हैं और खुश हो जाते हैं, यानी या कभी बीमार हो जाएं तो बच्चे तो और खुश हो जाते हैं। तो इसी प्रकार कभी क्रांति आए, कभी ऐसे माहौल हो दुख के तो बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता, कमल को कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटे पौधों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी प्रकार गरीबों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। वो तो अपने पारावार यानी कि सागर को बुला रहे हैं, क्रांति के सागर को बुला रहे हैं। अब लिखा है कि अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं धनी, ठीक है ना। अत्याचार कर रहे हैं, किस पर अत्याचार कर रहे हैं अमीर लोग, गरीबों पर। अपने अट्टालिका यानी आतंक भवनों में पैसे भरने में लगे गरीबों से चूस चूस कर। अब है समीर किस पर तैरती है, सागर पर। समीर किस पर तैरती है, सागर पर। दुख सुख कैसा है, अस्थिर है। रड़तरी का अर्थ है नौका, रड़तरी का अर्थ क्या है, नौका, ठीक है। तुलसीदास जी ने कवितावली लिखी है, ठीक है ना, और लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप ये अगला है। तो अब कुछ एक चीजें देखो, क्या है कि उन्होंने लोक भाषा यानी अवधी और ब्रज भाषा को साहित्य रचना का माध्यम बनाया था। कवितावली उन्होंने ब्रज भाषा में लिखी है, ठीक है ना। संस्कृत में काफी विद्वान थे। और अब इसको देखते हैं तो पहले कुछ चीजें बताते हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी सबसे पहले कवितावली में बेरोजगारी की समस्या को स्पष्ट करते हैं। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुण घड़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म कर, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बजाए एक राम घनश्याम ही सो, आगे बड़े बागते बड़ी है आगे पेट की। यानी अब बताते हैं बेरोजगारी की समस्या किन किन में है। किस भी यानी ईमानदार लोग, कई सारे लोग जो ईमानदार हैं वे भी बेरोजगार हैं बेचारे। किसान, बनिया, भिखारी, भाट, नट, चोर, बाजीगर, यानी हर व्यक्ति में बेरोजगारी फैली हुई है, किसी के पास रोजगार नहीं है। क्या क्या कर रहे हैं वे, ऊंचे नीचे कर्म, ऊंचे नीचे कर्म, समझ रहे हो, कुछ भी कर रहे हैं, धर्म अधर्म कुछ भी कर रहे हैं, बेटा बेटियों को बेचने को तैयार हैं। और कहते हैं कि समुद्र की आग से भी बड़ी पेट की आग है। सबसे बड़ी आग समुद्र की आग बताया जाता है, लेकिन इससे भी बड़ी आग बता रहे हैं पेट की आग को। और इसको कौन बुझा सकता है, राम नाम रूपी बादल। अब देखो समस्याएं देखो, किसान को खेती नहीं है, किसान को क्या नहीं है, खेती नहीं है। खेती ना किसान को, भिखारी को भीख नहीं मिल रही, भिखारी को भीख नहीं मिल रही, बनिया को व्यापार नहीं मिल रहा, नौकर को नौकरी नहीं मिल रही। सब लोग आजीविका विहीन हैं और सब एक दूसरे से कह रहे हैं कि कहाँ जाएं क्या करें। दरिद्रता रूपी रावण ने हमें क्या कर लिया है, दबा लिया है, ठीक है ना। बेदहू पुराण कही लोकहू बिलोकियत, सा करें सबे पे राम कहाँ जाई का, सा करें सबे पे राम रावरें कृपा करी, दारिद दसानन दबाई दुनी दीन बंधु, दुरित दहन देख तुलसी हाहा करी। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सब लोग हाहाकार मचा रहे हैं। तुलसी ने अपने आप को सन्यासी बताया है, चाहे उनको धूत कहो यानी दुनिया में लिप्त कहो, चाहे उनको अवधूत यानी सन्यासी कहो, चाहे उनको
जुलाहा जुलाहा कहो चाहे कुछ भी कहो, किसी की बेटी से मुझे अपने बेटे का ब्याह नहीं करना है, यानी कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। और कहते हैं कि तुलसी तो केवल राम का गुलाम है, मांग के खाए वो मस्जिद को सोए वो, यानी कि हम तो मांग के खाते हैं, मस्जिद में सोते हैं, हमें किसी से कोई खास ऐसा मतलब ताल्लुक नहीं है। ठीक है ना। तो अब देखो लक्ष्मण मूर्छा राम विलाप में क्या होता है कि हनुमान जी जो हैं, हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेकर के आ रहे थे, लक्ष्मण जी को मूर्छा लगी थी, तो रास्ते में भरत ने एक तीर मारा था जिससे कि लक्ष्मण जी क्या हो गए थे, लक्ष्मण जी अपाहिज हो गए थे। तो तब प्रताप और फिर उनकी लक्ष्मण जी की हनुमान जी की और सॉरी लक्ष्मण जी हनुमान जी अपाहिज हो गए थे, हनुमान जी की और भरत जी की बहुत बात हुई थी। तो उसके बाद में लास्ट में जब वो जाते हैं तो तब प्रताप और राखी प्रभु भगवान के प्रताप को अपने हृदय में रख करके जे हो नाथ तुरंत अस कय आयुष उपाय, भरत से आज्ञा पा करके पद बंदी उनके चरण वंदना करके हनुमान जी चल दिए। समझ रहे हो, मतलब आज की डेट में कोई होता तो लड़ जाता, वो उनकी चरण वंदना करके जा रहे हैं। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। भरत के बाहुबल, भरत के शील गुण, शील स्वभाव, ईश्वर के चरणों में प्रेम, इन सब को हनुमान जी बार बार रास्ते में सराहना करते हुए जा रहे हैं। वहां भगवान राम जो है लक्ष्मण को देखकर बार बार दुखी हो रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हे बंधु हे भाई उठ जाओ, क्योंकि स्त्री सुत वित्त नारी भवन परिवारा, स्त्री धन नारी है ना, और भवन यानी घर परिवार ये सब दोबारा हो जाते हैं, लेकिन मिलह हो जाए जग 12 अस विचार जिये जागहु ताता, मिलह न जगत सहोदर भ्राता। लेकिन सहोदर भाई जो है वो दोबारा नहीं मिलता, हालांकि वो एक ही माँ की कोख के दोनों पुत्र नहीं थे, लेकिन फिर भी राम ने उनको सहोदर भाई कहा। सहोदर भाई का मतलब होता है एक ही माँ की कोख से जन्मे दो पुत्र। यानी वहां पर बिल्कुल दुख का माहौल था, सोच रहे थे कि हम क्या जवाब देंगे अयोध्या में जाकर के, क्या कहेंगे कि हमने अपनी स्त्री के चक्कर में अपना प्रिय भाई गंवा दिया। तो वहां एकदम शोक का माहौल था, लेकिन एकदम से बीच में हनुमान जी की एंट्री होती है। तो हनुमान जी जब वैसे ऐसे ही पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो करुण रस का माहौल हो और वहां वीर रस उपस्थित हो गया हो। हर्षित राम ने खुश होकर के हनुमान जी को भेंटा, हर्ष राम भेंट्यु हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। परम सुजान यानी कि बहुत चतुर हनुमान जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की हनुमान महाराज श्री रामचंद्र ने। फिर क्या हुआ कि उनको लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी से उनका उपचार किया गया और वैद्य को तुरंत वहां पर छोड़ा गया। बाद में ये पूरी कथा जब सुनता है, जब पूरी कथा कौन सुनता है, रावण सुनता है, और सॉरी रावण बताता है पूरी कथा कुंभकर्ण को जगा करके, है ना, पूरी पूरी चीजें बताता है कैसे कैसे किन निशाचरों को मार दिया है, बड़े बड़े जो मनुष्यों को भी खा सकते थे ऐसे ऐसे राक्षसों को भी मार दिया वानर सेना ने। तो बार बार क्या होता है, रावण सिर धुनने लगता है, ये पता चलता है। और कुंभकर्ण को जब जगाता है तो दस्कंधर रावण के वचन सुन करके कुंभकर्ण भी बिलखने लगता है और मतलब कि सुनि दस्कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान। कुंभकर्ण ने पूछा कि काहे मतलब क्यों मुंह सुखा रहे हो, और उसके बाद में कुंभकर्ण ने हालांकि उससे ये भी कहा कि भाई ऐसा तुम कर मतलब तुमने सीता क्यों हरी। बाद में ये सब उनकी बातें हुई थी, अब अभी अपन को इन पे नहीं चलना है, अपन सीधे सीधे टू द पॉइंट चलते हैं। बाद में लास्ट में क्या कहते हैं, शंकर जी जो कि पार्वती जी को अपनी कथा सुना रहे थे वो कहते हैं कि सुनि दस्कंधर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हारि आने अब सठ चाहत कल्याण। यानी कहते हैं कि दस्कंधर के वचन सुनकर कुंभकर्ण भी बिलखने लगा, जगदम्बा हरि आने अब सठ चाहत कल्याण। कहते हैं कि अब ईश्वर आ गए हैं और जो सठ यानी मूर्ख हैं वो अपना कल्याण चाहते हैं। ये वाला हो गया। इसके बाद सहोदर भाई का अर्थ है एक ही माँ के कोख से जन्मे दो पुत्र। एक ही माँ के कोख से जन्मे दो पुत्र, दो नहीं लिखो ऐसे लिख लो पुत्र। चेटकी का अर्थ है बाजीगर, हाँ मैं बाजीगर, सबसे अलग सबसे ऐसे। अब है विपिन का अर्थ है जंगल। चलो अगला देखो, रुबाई जो है उर्दू और फारसी, उर्दू प्लस फारसी का मिलाजुला छंद है जिसे रुबाई कहते हैं। अब देखो एक माँ है
जो अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, बच्चा बहुत छोटा है, ये क्या करता है, चांद की जिद कर रहा है कि मम्मी मुझे तो चांद चाहिए, आई वॉन्ट चांद, आई डोंट नो एनीथिंग, है ना। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को, और बच्चे को भी चांद का टुकड़ा कहा जा रहा है। चांद का टुकड़ा आंगन में लिए, किस कहाँ खड़ी है, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती उसे गोद भरी, बच्चे को खिला रही है, और बच्चे को क्या कर रही है, लोका दे रही है, लोका देना, लोका, लोका देने का मतलब क्या होता है, झुला झुला कर, झुला झुला कर प्यार करने की क्रिया होती है, जिसे लोका देना कहते हैं। अपनी गर्लफ्रेंड्स को लोका देते हैं आजकल लोग। तो नहला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेंसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, उसको नहलाती है माँ, जब बिल्कुल उससे प्रेम करती है तो घुटनियों में लेकर कपड़े पहनाती है, तो बच्चा बहुत प्यार से उसके मुख को देखता है, घुटनियों में लेकर कपड़े पहनाती है। एक दिवाली की शाम का जिक्र किया गया है कि दिवाली की शाम घर पुते और सजे, दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने लाए गए थे, चीनी के खिलौने लाए गए थे, किसके खिलौने लाए गए थे, चीनी के खिलौने, दिवाली की शाम को किसके खिलौने लाए गए थे, चीनी के खिलौने लाए गए थे। और बाद में बच्चा चांद पर जिद आता है, रक्षाबंधन की सुबह, रक्षाबंधन की भी बात की गई है, दो त्योहारों की बात की गई है, रक्षाबंधन की और दिवाली की, ठीक है। रस की पुतली का मतलब है बहन, रस की पुतली, रस की पुतली का मतलब है भाई की बहन, भाई की बहन, ठीक है ना। बिजली की तरह क्या चमक चमक रहे हैं, बिजली की तरह राखी के लच्छे, राखी के लच्छे, राखी के लच्छे चमक रहे हैं। बार बार मैं भूल जाता हूँ कि इधर नहीं लिखना है, इधर ही लिखना है ना, कोई ना। अगला है उमाशंकर जोशी का लिखा हुआ, जिसका नाम है उमाशंकर जोशी ने लिखा है, जिसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है अपना, क्या बोलते हैं इसको, छोटा मेरा खेत, क्या है, छोटा खेत और बगलों के पंख, हम सारे डबल मीनिंग वाले लोग, बगलों के पंख। चौकोर खेत, इसको कागज के पन्ने जैसा दिखाया गया है, कागज के पन्ने को चौकोर खेत बताया गया है, ठीक है ना। किसके रसायन पीता है ये, कल्पना के रसायन, कल्पना के रसायन, कल्पना के रसायन, इसमें शब्द के बीज बोए जाते हैं, किसके बीज, शब्द के बीज, शब्द के बीज बोए जाते हैं, ठीक है ना। मतलब क्षण का बीज वो शब्द रूपी बीज होता है ना, शब्द रूपी लिख सकते हो, शब्द रूपी, क्षण का बीज भी लिखते हैं, जैसा भी आए वैसा लिख देना। अभी हम मतलब व्याख्या नहीं करवा रहे, टू द पॉइंट समझा रहे हैं, ठीक है। तो रस का अक्षय पात्र, किसका अक्षय पात्र है, रस का अक्षय पात्र, ये क्या है, कागज, या कह सकें कागज रूपी खेत। अब देखो, बगलों के पंखे, नभ में, आकाश में पंक्तिबद्ध होकर के, पंक्तिबद्ध होकर कौन उड़ रहे हैं, बगुले, यानी कि बहुत सारी लाइनों में उड़ रहे हैं, और जो कि उनकी आंखों को चुराए लिए जाते हैं, चुराए लिए जाते हैं। नभ में पंक्ति बधे बगलों की आंखें चुराए, पांखें चुराए लिए जाते वे मेरी आंखें। और बादल कैसे, कजरारे बादल, कजरारे बादल हैं, ठीक है ना। कोई कहता है कि कोई तनक उन्हें रोक रखो, कोई तनक उन्हें, बादलों को रोक रखो, उन्हें रोक रखो। तो ये हो गया। अब इसमें एक आध इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहे हैं, ठीक है। रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है, छोटे चौकोर खेत को कागज का पन्ना क्यों कहा गया है। अंधड़ और बीज तो उसी में दिया है, गैस पेपर में, चौकोर खेत को कागज का पन्ना, या इसको ये क्यों कहा गया है, कहने में क्या अर्थ है, क्या अर्थ निहित है, ठीक है। सबकी रचनाएं पता होंगी लेखकों की, दोस्त सबको हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं बताई दी थी।
आलोक धनवा की देख लो। चलो ये सब इसके अलग से वीडियो बनाएंगे ना, फिर वो इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा, बोरिंग होता जा रहा है। चलो ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले सेशन में। सभी को बधाइयां हैं, शुभकामनाएं हैं सभी को कि पूरे दमखम से लगे रहें, बोर्ड परीक्षाओं में अति उत्तम स्कोर करें, और सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद भी है, शुभकामनाएं हैं। लगे रहो दोस्त, है ना। ओके।